कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दोगुना करने में सक्षम है। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए विषयों की। उन पर हम विचार विमर्श करते हैं और हमारी कोशिश होती है एक सार्थक अंजाम तक पहुंचने की। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, फसल बीमा चैन से सोना आज का ये हमारा विषय है। जानते हैं आपके हमारे किसान साल भर खेतों में मेहनत करते हैं और खुले आसमान के नीचे फसल होती है और ऐसे में चिंता होना लाजमी है। कई बार मौसम की मार की वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में फसल बीमा योजना उनके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। आज इसी संबंध में हम विशेष तौर से बात करेंगे रबी सीजन में फसल बीमा योजना के बारे में, कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम प्रीमियम दर पर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक आयुक्त फसल बीमा सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैनेजर पीसी सुधाकर जी। सुधाकर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ है कृषक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी। चौधरी जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। तो तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और फसल बीमा योजना कैसे हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो समय गया जब फसल बर्बाद हो जाती थी और किसान के सामने सिर्फ सर पर हाथ रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता था। अब फसल बीमा योजना सरकार की तरफ से जो लाई गई है किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं, इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी विशेष बातें हैं, और अगर अभी आपने फसल बीमा का लाभ नहीं लिया है, फसल बीमा नहीं करवाया है, तो कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी और इससे जुड़े हुए तमाम बातें हमने आपको बताई और हमने आपको ये भी बताया रिपोर्ट के माध्यम से कि साल दर साल कैसे हमारे किसानों तक फसल बीमा योजना का लाभ पहुंच रहा है और कुछ सुधार भी इसमें किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें कवर किया जा सके। कुछ किसानों की तरफ से शिकायत ये होती थी कि वो फसल बीमा योजना नहीं कराना चाहते हैं, बीमा नहीं कराना चाहते हैं अपनी फसल का, तो उस बात को भी ध्यान में रखा गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी बातें मैंने अभी रिपोर्ट के माध्यम से भी दर्शकों को बताई, लेकिन अभी भी किसानों को ये समझाना पड़ता है कि फसल बीमा क्यों जरूरी है। देखिए, किसान भाई चूँकि खेती से निर्भर करते हैं और उनकी जो आय है, कृषि आय, वो प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर करता है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जितने वो जो खेत में पूंजी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके आधार पर एक सुनिश्चित आय उनके लिए रहती है कि हाँ, ये हमारे पास जो आय आएगी उससे आगे भविष्य में पढ़ाई लिखाई खर्चे सारे उस पर वो सोच के रखते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण जो होता है, उन फसल नष्ट होने के कारण उनकी जो भविष्य की जितने प्लानिंग किए हुए रहते हैं वो सारे बाधित हो जाते हैं। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई से और पूर्ववर्ती में भी योजनाएं लागू थी, लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार करके लागू किए गए हैं ताकि किसानों को हर एक जो खेत का जो हर एक पहलू है, जो आप जिसको कह सकते हैं फसल बुआई से लेके फसल कटाई पर जितनी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने की संभावना रहती है, जिससे उनकी आय में एक रुकावट आए, उसको दूर करते हुए ये योजना को बनाया गया है। और इसमें खास ध्यान दिया गया है कि हम भुगतान जो है अतिशीघ्र करें ताकि जो है आगे जो क्रियाकलाप है जो वो बना रखे हैं अपने प्लानिंग, उसमें किसी तरह का उनको बाधा ना हो। जी बिल्कुल, तो जो उनकी योजना है उसमें किसी तरह की कठिनाई ना आए और जल्द से जल्द किसानों को भुगतान हो अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना होती है और उनकी फसल बर्बाद होती है। सुधाकर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है और योजना को किसान तक पहुंचाने का आप माध्यम है। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इन साल दर साल में आपने किस तरह का बदलाव देखा और चीज़ें कैसे और आसान की गई, क्योंकि किसानों की तरफ से हमेशा यही शिकायत भी सुनने को मिलती है कि कंपनियों तक पहुँचना, बैंक जाना या फिर इससे जो जुड़ी हुई तमाम कागजी चीज़ें हैं उसको समझना, ये उनके लिए थोड़ा सहज नहीं होता था। तो आप इसमें किसी तरह का बदलाव देख रहे हैं? देखिए, किसानों के अगर हम ध्यान में देते हुए बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस हुआ है क्रॉप इंश्योरेंस में, हम अगर बात कर रहे हैं पुराने स्कीम्स की, 1985 से फॉर्मल स्कीम्स देश में चल रही है, CCIS, फिर NAIS, फिर MNAIS, और अभी PMFBY है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जो पहले की योजनाएं थी उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे क्लॉज बाय क्लॉज तो उसमें समझ में आएगा कि योजना जो ऋणी किसान है, कहानी वहीं शुरू हुई है, जो ऋणी किसान है जो खेती के लिए लोन ले रहे हैं, उनकी जो बैंक जो लोन दे रही है उसकी एक तरह से गारंटी थी शुरुआत में। वो धीरे धीरे फिर उसमें जो ऐच्छिक किया गया, जो नॉन लोनी फार्मर है उनको जोड़ा गया ताकि वो भी इस योजना में सम्मिलित हो सकें। और लेकिन अभी भी जो लोनी किसान के लिए था वो कंपल्सरी कंपोनेंट बना हुआ था और किसानों की मांग और बहुत सी क्रॉप जो है पहले फसल जिसका की बीमा कवरेज नहीं था उसको धीरे धीरे इसमें कवर शामिल किया गया। और आप देखेंगे कि शुरू में जो योजनाएं जो चल रही थी देश में उसमें सिर्फ एरिया उपज आधारित योजना थी जी। और बाद में NAIS जो नायस स्कीम जो थी राष्ट्रीय किसी फसल बीमा योजना, उसको जो मॉडिफाई किया गया तो उसमें कुछ और भी सम्मिलित किए गए, जैसे बुआई विफलता है, बीच में अगर खेती में कुछ खराबी आ जाती है, ओलावृष्टि हो गई और भी कुछ कारक जोड़े गए और कटाई के बाद का भी जो नुकसान है उसको भी जोड़ा गया। और अभी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें सारे स्कीम जितने अभी तक देश में चले हैं सबके अच्छी बातों को लेते हुए किसानों का प्रीमियम घटाते हुए, पहले प्रीमियम जो है कभी कहीं ज्यादा हुआ करता था तो भारत सरकार ने जो है इसको खरीफ में 2% कर दिया, रबी में 1.5% कर दिया। और जो कमर्शियल क्रॉप्स में पहले योजनाएं थी उसमें किसानों को एक्चुअल देना पड़ता था, अगर 10 है तो 10 देना पड़ता था, लेकिन अभी जो है कैपिंग करके 5 पे कर दी गई है और उसके बाद सारी जो है सब्सिडी है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें किसानों को जो है सिर्फ कुल 100 रुपये अगर प्रीमियम देना है तो किसानों को 15 से 20 रुपए देना होता है और बाकी जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकार उसको वहन करती है। तो इस तरह से ये योजना जो है किसानों के हित में काफी सरलीकरण किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसमें जुड़ सके। जी सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह का आप रुझान देख रहे हैं, अभी तक कितने आवेदन आए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था, एक तरह की तस्वीर पेश की जा रही थी कि क्योंकि इसको कंपलसरी था कि अगर आपने ऋण लिया है, अगर आपके पास KCC है तो वो तो अपने आप ही आपकी फसल का बीमा हो जाता था, तब आपकी ऑप्शन नहीं होता था कि आप इसे लेंगे या नहीं, और ये तस्वीर थी सामने। लेकिन अब जब इसको ऐच्छिक भी कर दिया गया है, आपको कराना है तो कराइए, नहीं कराना तो नहीं कराइए, उसके बाद क्या कुछ फर्क आया है या फिर आप देख रहे हैं कि किसान धीरे धीरे इसके लाभ को समझ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं? देखिए, जैसे अभी सुधाकर जी बता रहे थे कि किस तरह से विकास हुआ फसल बीमा योजना को। किसानों का बहुत दिनों से मांग रही थी कि ये जो है हमें फसल बीमा लेना है या नहीं लेना है, ये हम पर छोड़ दीजिए। उस टाइम हम लोग ने देखा कि जो हमारा प्रचार प्रसार और जो अवेयरनेस लेवल था वो बहुत कम था। तो एक सरकार का दायित्व होता है कि हम किसान अगर पूरी अवेयरनेस नहीं है तो उसके जोखिम को हम कैसे सुरक्षित करें, तो इसके आधार पर उस टाइम अनिवार्य किया हुआ था। लेकिन जब सरकार को ये समझ में आ गया कि नहीं, किसान अब जागरूक हो गए हैं, वो अपने निर्णय अब स्वतः ले सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो 2020 में इसको स्वैच्छिक कर दिया गया किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए।
हम लोग को पहली ये चिंता थी, उस टाइम एक कोविड महामारी था जिसके कारण हम लोग चिंतित थे कि हम किस तरह से किसानों जो आएंगे आवेदन किस तरह से प्राप्त करेंगे, जो प्रोटोकॉल कोविड का लगा हुआ था उस सब ध्यान देते हुए हम लोग को लग रहा था कि प्रचार प्रसार करने में भी बाधा आ रही थी। तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लग रहा था कि थोड़ा सा जो है हमारा कवरेज घट जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो कोविड के कारण वॉलंटरी होने के कारण भी हमारी जो है कवरेज घटी नहीं है, आवेदन और ज्यादा आया है। अच्छा, तो इससे हम कह सकते हैं कि किसान जो है अब इस योजना के लाभ से जागरूक हो गए हैं और वह स्वतः निर्णय लेने के लिए सफल हैं। केवल हम लोग को और प्रचार प्रसार योजना में कैसे फायदा ज्यादा से ज्यादा लें और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर हम लोग ज्यादा अब ध्यान दे रहे हैं। सुनील जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस तरह की आशंका थी कि चेक कर दिया गया है और कोविड का भी समय था, लेकिन आवेदन आप बता रहे हैं कि बहुत सकारात्मक रही स्थिति और अच्छे आवेदन आए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस अभी अगर हम रबी फसल की बात करें, सीजन की बात करें, तो अभी क्या आंकड़े हैं और क्या ये पहले से बेहतर हैं? देखिए, जैसे हम लोग ने कोविड के टाइम में अगर स्वैच्छिक नहीं थी योजना, तो अगर हम ले रबी में तो करीब 1.91 करोड़ आवेदन आए थे, है ना। पिछले रबी में जब कोविड का भी चल रहा था उस टाइम 1.96 आए, मतलब करोड़ आवेदन आए। इस बार हम लोग जो आशा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा रबी मौसम में आवेदन आएंगे। जी जी बिल्कुल। तो कब तक समय है, कब तक जो किसान इसका बीमा कराना चाहते हैं अपनी फसलों का, इसकी क्योंकि राज्य के अनुसार भी अलग अलग डेट्स होती हैं, तिथि होती है, तो क्या बताना चाहेंगे अभी कहाँ के लिए क्या है, कब तक करा सकते हैं? देखिए, जो ज़्यादातर राज्यों के लिए जो फसल बीमा का रबी मौसम के लिए जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर है। कुछ राज्य जो हैं वो कुछ फसलों के लिए कम किया गया है, ताकि जो है, क्योंकि ये जो बीमा कट ऑफ डेट रखा गया है उससे है कि हम जल्द से जल्द फायदा दे पाएं, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो फसल जो होते हैं पहले बुआई हो जाती है और पहले कटाई हो जाती है। तो अगर हम एक मौसम को और एक जगह सभी को सामान्य रखेंगे तो हम बीमा दावा का भुगतान करने में भी हमें देरी होगी। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे राज्य जहां बहुत सारे फसल ऐसे हैं जिनकी जो है बुआई पहले हो जाती है और उनको कटाई भी पहले करनी होती है, तो इसीलिए उसको उसी के फसल के अनुसार रखा गया है। 15 दिसंबर में कुछ राज्यों में 15 दिसंबर है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में 31 दिसंबर है रबी फसलों के लिए बीमा कराना। जी बिल्कुल। तो अपने क्षेत्र के अनुसार आप पता कर लें, अगर आप बीमा करवाना चाहते हैं और अभी तक आपने नहीं करवाया है तो आपके क्षेत्र के अनुसार क्या है अंतिम तारीख। और ज़्यादातर जैसे कि हमें सुनील जी बता रहे हैं कि आप 31 दिसंबर तक, साल के अंत तक आप करवा सकते हैं। मैं आपसे दास जी समझना चाहूँगी, क्योंकि आप कृषि मसलों पर लिखते रहते हैं और आप किसानों की भी आवाज़ हैं, ज़मीनी स्तर पर योजनाओं का क्या लाभ पहुंच रहा है इसके बारे में भी आप तस्वीर पेश करते हैं। तो आपने किस तरह का फ़र्क देखा है और क्या ऐसी आपने कुछ स्टोरीज कवर की जहां पर आपको लगा हो कि अगर बीमा नहीं होता तो ये किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं? देखिए, जैसे 3 तरह की फसलों इस फसल बीमा योजना की तरह कवर है, 3 तरह की, रबी और खरीफ और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो सबसे बड़ा चीज़ देखो, तीनों ही क्रॉप आप ये मानना पड़ेगा जब 50% ऑफ एरिया रेनफेड है, रफली अराउंड जो फिगर है रेनफेड है, तो फसल बीमा और इंश्योरेंस एक बहुत वाइटल पार्ट होता है। और पर्टिकुलरली व्हेन लास्ट आप देखोगे जो क्लाइमेट चेंज इशू है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है, उसके वजह से फसल बीमा योजना का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये प्रोग्राम बहुत इवॉल्व हुआ था, 1980 से लेकर अभी तक इवॉल्व हो रहा है। और इवन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी जब लॉन्च होने के बाद फिर 2020 में चेंजेस हुए रिस्पॉन्डिंग टू, तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। और जहाँ तक और पर्टिकुलरली ये चॉइस है, फार्मर का चॉइस है। बट मैं समझता हूँ कि ये जो क्रॉप जो जैसे कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इज द मोस्ट रिस्कीस्ट प्रोफेशन, सबसे रिस्की प्रोफेशन है ये। तो फसल बीमा भी वही रिस्की प्रोफेशन को कैसे कवर दे पाएगा, तो उसके लिए लगातार कोशिश ये जारी है कि कैसे इसको मतलब फार्मर्स फ्रेंडली बनाया जाए। कैसे देखो, दो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है। वन इज द कंपनसेशन, कैसे उसका क्लेम कैसे सेटलमेंट किया जाए और कितना जल्दी क्लेम किया जाए। तो वो प्रोसेस काफ़ी स्मूथन हुआ है जब से 2016 से जो रिवैम्प्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुआ है, जो नया प्रोग्राम था। बट अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है काफ़ी स्टेट में, मेनी ऑफ द स्टेट्स वो पार्ट में नहीं है इस फसल बीमा योजना के, तो उसको कैसे इंक्लूड किया जाए, तो वो सब चीज़ इवॉल्विंग हो रहा है ग्रेजुअली। बट आज की दौर में व्हेन क्लाइमेट चेंज और इराटिक मौसम
मतलब वो सब इतना बड़ा प्ले करता है, तो उसमें उसी के अंदर मैं देख रहा हूँ ये बहुत एक क्या बोलते हैं एक बैकबोन होता है। जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, आपको हमारे कुछ ये मेडिक्लेम जो मेडिकल इंश्योरेंस है, तो फसल बीमा ही वो एक वाइटल है। मैं वो पर्टिकुलरली इंडिया जैसे देश में जहाँ कृषि एक सबसे बड़ा एक प्रोफेशन है, तो मैं समझता ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, सरकार की तरफ से भी इवॉल्व हो रहा है ग्रेजुअली, कैसे हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है लास्ट 5-6 साल में फिर जब बिकॉज ये फार्मर सेटिंग है, ये काफ़ी और भी फार्मर्स इसको अडॉप्ट करेंगे और वॉलंटरी है, क्योंकि इसलिए और कम्युनिकेट करने की जरूरत है इसका फ़ायदेमंद, ये बहुत फ़ायदा दे रहा है पर्टिकुलरली जब आपदा आते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रीमियम देता हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, बट जब जिस साल आपका फसल इम्पैक्ट करता है तब पता लगता है कि इसका इंश्योरेंस का कितना महत्व है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक ये भी सवाल रहता है या फिर किसानों के मन में बात आती है कि भाई हम प्रीमियम तो देते जा रहे हैं और हमें इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो तभी होगा, भगवान ना करे कि आपकी फसल ख़राब हो, आपको नुकसान हो। तो ये चीज़ भी थोड़ा किसानों को समझाने की ज़रूरत रहती है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे देश की जो स्थिति है, अभी भी हम विकासशील देश हैं और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिश का पता नहीं चलता, कब ज़्यादा हो जाए, कब कम हो, कब सूखा पड़ जाए, कब बाढ़ आ जाए। तो इन सब स्थितियों के लिए किसान को भी अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर फसल बीमा योजना, जैसे कि हमिदास जी ने बताया, कि किसी रीढ़ से कम नहीं है। कृष्णवीर जी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी दास साहब कह रहे थे कि किसान यही कहते हैं कि भाई प्रीमियम हम दे रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब ये चीज़ उन्हें समझाना कि दरअसल ये बीमा होता क्या है। और हमारे देश में चाहे वो फसल बीमा हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, बीमा को लेकर अभी भी उस स्तर की गंभीरता नहीं है कि बीमा ज़रूरी होता है। जैसे आपके जीवन में अन्य चीज़ें ज़रूरी हैं, आप जैसे पैसे बचाते हैं, सेविंग करते हैं, उसी तरीके से बीमा भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे आपको साथ में लेकर चलना होगा। तो ये आप किसानों में किस तरह का रुझान इसको लेकर देख रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ तो बदलाव आया है? सबसे बड़ी ज़रूरत जो है छोटे किसान की थी बीमा की, क्योंकि जब नुकसान होता है तो वही आर्थिक रूप से टूटता है। लेकिन अगर वर्तमान में हम देखें तो जो बड़े किसान हैं वो बीमे का ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं और गरीब किसान जो है अभी भी उस तक जो है पहुंच नहीं हो पाई है। ये एक कमजोरी है। इसमें मेरे तो पहले भी सुझाव रहे हैं और आज फिर मेरा सुझाव है कि प्रत्येक गरीब किसान से बीमा कंपनी को खुद संपर्क जो है हर गांव के अंदर करना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है। उसको ये बताना है कि आपके मन में एक डर है। डर ये है कि किसानों की शिकायत ये है कि नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा भुगतान नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी का कहना ये होता है और कि हमें प्रदेश सरकार का जो शेयर है जब तक वो नहीं मिलेगा तो हम भुगतान कैसे करें। ये इसमें सबसे बड़ी बाधा आज भी बनी हुई है और किसानों के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है और किसान इससे बचता है। हमने वो दिन देखे हैं कि फसल बर्बाद हो गई, 100 रुपये और 200 रुपये का चेक प्रदेश सरकारों ने दिया और वो खाता खोलने के लिए उस चेक को लेके किसान घूमता था। अब इसमें एक सुझाव और मेरा रहा है और मेरा फिर कृषि मंत्रालय से विशेष रूप से आज फिर आग्रह है कार्यक्रम के द्वारा कि आप जब तक इसे प्रत्येक किसान के प्रत्येक खेत से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो उसको ये डर बना रहता है कि मान लो पूर्वा हवा चली बरसात के साथ तो नुकसान पूरब साइड का हुआ और पश्चिम का नहीं हुआ, तो उसमें उस नुकसान को नहीं मिलेगा और वो पश्चिम का उदाहरण दे दिया जाता है। ये उसके मन में ये सबसे बड़ी बाधा ये है। बिल्कुल। और लेकिन इसी में मैं बता दूं कि जो बैंक का मामला है, जो किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके और बैंक उसमें सिक्योर करते रहे हैं, इसकी बहुत जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि गरीब किसान के पास देने को पैसा नहीं होता, इसलिए उसको सबसे बड़ी जरूरत इसकी है फसल बीमा की और वो इस बात को समझ रहे। लेकिन इसमें बैंकों ने एक बीच में कुछ शिकायतें आई कि किसान के उसमें तो काट लिया बैंक ने और जमा नहीं किया। बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आए, किसानों ने ये कहा कि हमारी क्या गलती अगर जमा नहीं किया। तो जैसे आपने बहुत
अच्छी बातें इसमें बताई, क्योंकि कुछ सुधार की आवश्यकता है। जब हम एक स्कूटर का बीमा करते हैं, एक मोटरसाइकिल का बीमा करते हैं, तो हमें एक खेत का बीमा हमें ये देखना चाहिए कि वहां भी तो फसल होती है, वो भी तो उतने पैसे की होती है। ये बात अलग है कि सब्सिडी का बड़ा हिस्सा जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार वहन करती है, लेकिन करती तो फसल के बचाने के लिए। बिल्कुल कृष्णवीर जी, आप सीधा किसानों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं और उनकी जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक समस्याएं जो आती हैं उसके बारे में आपने हमें अवगत कराया। और मैं सुनील जी से समझना चाहूंगी कि जो ये लगातार हम किसानों से भी बात करते हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि भाई हमारे खेत में अगर नुकसान हो रहा है तो उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता पूरे क्षेत्र में या फिर पूरे गांव में, जब तक सर्वे नहीं होगा, वहां पर अपने आंकड़ों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया जाएगा या फिर संतुष्ट नहीं होंगे सर्वे करने वाले, तब तक मुआवजा उन्हें नहीं मिलता। लेकिन हमारे लिए एक एक किसान बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के भी जीवन पर किसी भी तरह की आशंका ना हो और उसे आर्थिक नुकसान ना हो, ये बात ध्यान देने वाली बहुत जरूरी है। इस पर मैं सुनील जी से बात करूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कई मजा आएगा, विचार विमर्श के साथ बने रहें। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, यानी फसल बीमा चैन से जीना। कैसे हमारे किसान चैन से जी सकते हैं। फसल बीमा का कवच अगर उनके सर पर है तो जो तमाम मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो जाती हैं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, अपने आप को उसे वो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और ऐसे में फसल बीमा योजना उनके लिए वरदान है, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले भी बताया। और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हमने चर्चा में शामिल भी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने बीमा नहीं करवाया है तो ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो भी आपने रिपोर्ट देखी फसल बीमा योजना पर। सुनील जी, जैसे कि ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे और कृष्णवीर जी ने बहुत सारी बातें बताई कि किसान अभी भी
पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं महसूस कर पाता है। अगर वो प्रीमियम दे भी रहा है तो उसकी शिकायत ये आती है कि प्रीमियम तो काटा जा रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबत टूटती है तो पता चलता है कि उसका प्रीमियम तो जमा ही नहीं किया गया है और उसे क्लेम नहीं मिल सकता। दूसरी समस्या, दूसरे जो उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाया कि एक खेत को इकाई क्यों ना माना जाए। अगर एक किसान के खेत में भी ओलावृष्टि होती है, मान लीजिए पूरे इलाके में उस तरीके से, और हम जानते भी जब ओलावृष्टि होती है तो कुछ इलाकों में उसका असर होता है, कुछ में नहीं होता, तो खेत को इकाई क्या हम मानेंगे? क्या इस दिशा में हमारी सरकार सोच विचार कर रही है? और अगर नहीं ऐसा किया जा रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? इन दोनों सवालों के जवाब। देखिए, कृष्णवीर जी जो भी मुद्दे उठाए हैं किसान के संबंध में, और भारत सरकार उनको पता है और उसके लिए चिंतित हैं। लेकिन देखिए, मैं थोड़ा किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हम आपके साथ पहुंच सकते हैं और जो सुविधाएं हम दे सकते हैं, उसके आधार पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग विकास कर रहे हैं, जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसानों को मिले, इसके लिए हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, दो तरह के किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि कुछ आपदाएं जो है वो व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और कुछ आपदाएं जो है वो खेत को प्रभावित करते हैं। जैसे गांव, हम लोग पहले क्या था, ब्लॉक एक यूनिट हुआ करता था जिसमें मान लिया जाता था कि एक ब्लॉक में जितना ग्रांटेड यील्ड है उसी को सबको समान रूप से माना जाएगा, और जो उसके फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जो उस ग्रांटेड यील्ड उस ब्लॉक का आएगा वो उसी को मानते हुए जो दोनों का डिफरेंस होगा वो सभी किसानों को समान क्षति मानते हुए बांट दिया जाता था। इसमें बेसिस रिस्क बहुत ज़्यादा था। कहीं हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज के इस साइड भी लोग होते हैं, एवरेज के उस साइड भी लोग होते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो स्टैटिकल त्रुटि थी उसको देखते हुए बीमा इकाइयों को पहले भारत सरकार ने कम किया और ग्राम स्तर पर किया गया, ताकि जो है किसानों को सही लाभ हो। इस ग्राम स्तर से करने में बहुत सारे जो व्यापक क्षेत्र के रिस्क के थे उसमें जो है वो जितने क्षति होती थी उतने मिले। इसके अलावा जो है सम इंश्योर्ड जिसको कहते हैं बीमा राशि को भी बढ़ाया गया ताकि उचित मुआवजा मिले, जितनी क्षति होती है उसकी पूरी भरपाई की जाए। इसके अलावा जो अभी बता रहे थे कि कुछ ऐसे आपदाएं होती है जो कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे आपका ओलावृष्टि है ना, बादल फटना है, भूस्खलन है, ये सारे चीज़ों, तेज हवाएं हैं, इसको एक क्षेत्र प्रभावित होता है, दूसरा नहीं होता। नहीं होता, तो उनके लिए हम लोग प्रावधान योजना में किए हुए हैं कि ये जो है खेतवार आकलन इनका होगा, जो जो खेत में इस तरह की क्षति आएगी वो किसान भाई उनकी सूचना देंगे और उसके आधार पर इनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब रही कि खेतवार का जो है हम क्यों बीमा अभी हमारे लिए क्यों चैलेंज बना हुआ है, इस पर भारत सरकार लगातार काम कर रही है और हमें आशा है कि हम 1 से 2 साल में हम खेतवार बीमा करने के तरफ से हम तकनीकी रूप से उपलब्ध होंगे। पूरे देश में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रायोगिक स्तर पर हम लोग 1 से 2 साल के अंदर अंदर हम इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि देखिए, हर एक आप गारंटेड यील्ड 2 तरह का होता है कि आप किस यील्ड का गारंटी दे रहे हैं। तो हमारे पास जो खेतवार जो उपज है उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है कि हर एक खेत का जो होता है उसकी पैदावार अलग होती है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है, उनकी अपेक्षाएं अलग होती है, तो किसका गारंटी देंगे? गारंटी देंगे उसके बाद उसकी होती है कि हम अभी के स्तर पर हम जो है उपज आंकड़े को खेतवार निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन पिछले का गारंटी देने के लिए पिछले आंकड़े भी हमें चाहिए, उसको हम लोग प्रायोगिक स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एक खेत का मुआवजा देने के लिए आपको पीछे 5 साल का उसका पूरा डील के लिए जरूरत होगी। डेटा चाहिए, पूरी आंकड़े चाहिए कि हर साल उस खेत में कितनी पैदावार हुई थी और उसी के अनुसार ही मुआवजे के बारे में सोचा जा सकता है या फिर निकाला जाएगा। तो इस पर आप बता रहे हैं कि काम किया जा रहा है। कृष्णवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुधाकर जी आपसे समझने की कोशिश करूंगी। जैसे कि कृष्णवीर जी कह रहे हैं कि एक ये राज्य का और केंद्र का भी मसला चलता रहता है और मुआवजा कभी 100 रुपए की बात बता रहे हैं कि 100 रुपए के चेक दिए गए, तो ये क्यों होता है? ऐसा क्या होता है वाकई में? देखिए, और बड़े किसानों को ही लाभ मिल रहा है, छोटे किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये तो मतलब कुछ हद तक तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसमें आप देखेंगे भारत में जो लघु और सीमांत किसान हैं उसकी संख्या 85% के करीब है और जो बीमा कवरेज हम अगर 85% हम देखते हैं और कुल 14 करोड़ किसान हैं
और हमारे पास आज करीब साल भर में देखते हैं तो करीब 6 करोड़ किसानों की एप्लीकेशन हमारे पास आती है। इसका मतलब है कि जो लघु और सीमांत किसान हैं वो भी इस योजना में सम्मिलित हो रहे हैं जी। और उनको भी इसका फायदा मिल रहा है। और दूसरी बात है 100 रुपये की चेक की जो बात हो रही है तो वो बीमा योजना से संदर्भित नहीं है, वो राज्य सरकार का अपना नुकसान का आकलन का व्यवस्था है और राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ पेमेंट करती है, वो 100 रुपये 50 जो भी उनको पड़ता है यूनिट उसके हिसाब से देती है। लेकिन जो बीमा योजना में है हम लोग कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि जो छोटे अमाउंट का है प्रावधान तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हम कई बार हम लोग रिक्वेस्ट भी किए हैं, बातचीत भी हुई है कि जो छोटे अमाउंट का जो है कम से कम बीमा योजना में 500 रुपये का पेमेंट हो, कुछ इस तरह का प्रावधान की व्यवस्था की जरूरत है ताकि जो छोटे कहीं कहीं होता है, मान लीजिए कि आपको 100 ग्राम का डिफरेंस आया थ्रेशोल्ड यील्ड से, तो उसमें कितना का उपज की जो है धनराशि बनती है क्लेम की, बहुत कम बनती है, तो वो छोटे अमाउंट देना जो है योजना का एक तरह से वो नेगेटिव प्रचार हो जाता है। जी जी जी। कम से कम कुछ एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, वो भी मैं भी मानता हूँ, तो शायद आगे कुछ योजना में सुधार होगा तो सम्मिलित किया जा सकता है। कहना चाह रहे हैं जो पहले नुकसान का प्रतिशत था अंजू, वो ज्यादा था, 50% था, और 50% जब फसल पूरे इलाके में खराब होती थी पूरे ब्लॉक में, तब किसानों को ये फसल बीमा योजना की पहली जो योजना थी वो काम करती थी, लागू होती थी, राहत योजना। एक सेकंड में इसमें थोड़ा सा जो है वो बोल रहे हैं, वो एक दूसरी योजना की बात कर रहे हैं, वो फसल बीमा योजना नहीं है, उसमें जो है वो NDRF और नेशनल डिजास्टर वगैरह है, वो उस आपदा कोष से जो दिया जाता था, पहले 50% नुकसान पे दिया जाता था, अब उसको 33% कर दिया गया। अब 33%। हाँ। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव ये है कि आप जब तक इंश्योरेंस कंपनी अपना कार्यालय ब्लॉक लेवल पर इस्टेब्लिश नहीं करेंगे और सीधे किसानों से गांव में नहीं जुड़ेंगे, देखिए पहले तो BLW होता था तो समझाता था, आज वो समय नहीं है, आज टेक्नोलॉजी का समय है। आज आपको ब्लॉक लेवल पर ऑफिस अगर आप खोलेंगे तो हर किसान आपकी योजना को समझ के उसका लाभ उठाना चाहता है, लेकिन समस्या यही है कि ब्लॉक लेवल पर इंश्योरेंस कंपनीज के कार्यालय ना होने की वजह से किसान संपर्क नहीं कर पा रहा, और सीधा संपर्क जब तक नहीं होता तब तक किसान को तसल्ली नहीं होती, और सीधा संपर्क होगा तो हर किसान बीमा करवाना चाहेगा। संदीप जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम भी अब जब गांव जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो ये जो कृष्णवीर जी बता रहे हैं वाकई में ये एक है समस्या। किसान भी ये कहते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ आता कि कहाँ संपर्क करें, कहाँ बताएं अगर ऐसी कोई स्थिति हुई है या फिर कोई जानकारी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पर भी थोड़ा और काम करने की जरूरत है? मैं ये मानता हूँ काम करने की, उसमें शायद गाइडलाइन का भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो अगर एक पर्टिकुलर कंपनी को एक पर्टिकुलर एरिया में उस साल के लिए दिया जाता है तो कंपनी वो अपना कॉस्ट मैकेनिज्म करके कहते हैं कि हाँ जरूरत है, नहीं जरूरत है। बट मैं बताऊँ कि अगर इंश्योरेंस का देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम वो देखा जाए, उनका भी वहाँ एजेंट रहते हैं, तो उस टाइप के हिसाब से दैट कम्युनिकेशन शायद अभी देने की जरूरत है हर फार्मर्स को कि कैसे कैसे काम करता है फसल बीमा योजना, क्योंकि जब तक वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं होगा तब तक फार्मर शायद वही जैसे किसान भी बताए, जब तक वो देखता नहीं है, जब तक बात नहीं करता कैसे होगा। मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि इंश्योरेंस कंपनी जितना भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्लाइंटेल है। देखिए फार्मर्स का भी एक बहुत बड़ा क्लाइंटेल है, उसको कैटर करने के लिए उसको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है कि ये फसल बीमा है, और ये इवॉल्विंग है। सबसे बड़ा चीज़, सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये इवॉल्व हो रहा है, जहाँ जहाँ इसको खामियां दिख रहा है उसको रिसोर्ट किया जा रहा है, और कमिटी भी बैठाया गया है कि इंटर स्टेट लेवल का रिप्रेजेंटेटिव के साथ कि इसमें क्या क्या खामी है, वो कमिटी भी वो करेगा। लेकिन डायरेक्ट होना जरूरी है, एटलीस्ट ब्लॉक लेवल तक उसको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा वाइटल पार्ट है। और पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स, वो छोटे फार्मर्स है 85% स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अब ये वॉलंटरी हो गया ये स्कीम, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट कम्युनिकेशन किया जाए कि ये कवरेज का एरिया ये क्रॉप पे दिया जाता है, तो वो एक बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो अभी करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। जी सुनील जी, आप कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें ये जो जितने बातें अभी चर्चा चल रही थी, इस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, की है, और बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहले क्या था कि बीमा योजना, जो बीमा कंपनी थी उसको 1 साल के लिए काम दिया जाता था, अब उसको बढ़ा के 3 साल तक काम दिया गया है कि 3 साल तक रहेंगे, ताकि किसानों और बीमा कंपनियों में लगातार संपर्क बना रहे। क्योंकि क्या होता था, पहले बीमा करने के लिए आते थे तो कोई कंपनी बीमा कर रहे हैं, क्लेम देने वाले बीमा कंपनी चले जाते थे, तो उससे संपर्क टूट जाता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए 3 साल किया गया। अब बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि हर एक बीमा कंपनी का कार्यालय जो है वो ब्लॉक स्तर पर होगा,
और उसकी डिटेल हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और सारे जगह होते हैं कि ये हमेशा लगातार, ये नहीं कि ये 2 महीने 3 महीने के लिए ऑफिस होगा, पूरे 3 साल के लिए ऑफिस होगा जो लगातार वो काम करेंगे वो उस ब्लॉक में। तो उसके अलावा एक और चीजें हैं, जैसे हम लोग अभी फसल बीमा सप्ताह मना रहे हैं जिसमें हम लोग सुनिश्चित किए हैं कि हर एक गांव तक हम लोग पहुंचे, हर एक द्वार तक जाके हम बीमा योजना के बारे में बताएं और उसका लाभ दें और हम वहीं खुद गांव में जाकर बीमा करें। इसके अलावा अभी भारत सरकार जो है कर रही कि हम फसल बीमा पाठशाला हर एक गांव में आयोजित करेंगे, जो हमारा भी 75वां स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं हम लोग कि हर एक गांव में जाके फसल बीमा पाठशाला आयोजित करेंगे, जिसमें जाके बीमा कंपनी के बारे में, उनके प्रावधान के बारे में, उनके फायदा कैसे हो, उनके किसानों का दायित्व क्या है, क्या कैसे बीमा कंपनी का कैलकुलेशन होता है, ये सारे चीज़ों उनको समझाएं ताकि वो जो बीमा योजना स्वैच्छिक हो गई है उसमें वो स्वतः निर्णय लेने के लिए सक्षम हो और वो सारे चीज़ों को निर्णय स्वतः ले पाए। इसके अलावा जो है हम लोग जो है बहुत स्ट्रेटिफाइड जिसको कहते हैं कि हम लोग शिकायत निवारण तंत्र को बहुत मजबूत किए हैं कि अब ब्लॉक स्तर पर ही शिकायत निवारण तंत्र बनाए गए हैं। हाँ, इसमें अभी जो है थोड़ी सी पारदर्शिता नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सारे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है रियल टाइम पर हम मॉनिटरिंग भी कर पाए और किसान जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक भी कर पाए कि हम जो शिकायत किए उसको क्या है। तो हमारी है कि हम गांव तक जल्द से जल्द पहुंचे और हमारी योजना है कि हम हर एक द्वार तक पहुंचे। जी सुधाकर जी, जैसे कि सुनील जी ने कहा कि जो इसके दफ्तर हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत है, ब्लॉक स्तर पर इसके ऑफिस हो ताकि किसान सीधा पहुंच सके। अगर कोई आशंका है, कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं या फिर जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनी रहे क्योंकि किसान को भटकना ना पड़े। देखिए, सवाल तो बहुत वाजिब है जी, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो है किसान के एंगल से आप देखेंगे, सरकार के एंगल से देखेंगे और स्कीम को प्रचारित करने का एंगल से देखते हैं तो, और दूसरा एंगल है कॉमर्शियल एंगल, क्योंकि बीमा कंपनी के लिए एक बिजनेस है जी, तो कोई भी बिजनेस कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत से ज़िले हैं जहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी का बात कर लें या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर लें तो ऐसे पूरे स्टेट में जो है पूरा प्रीमियम इतना नहीं होता कि हम एक ऑफिस में मेंटेन कर सकें। तो ये सब चैलेंज बीमा कंपनी के लिए है। फिर भी इन सबको ध्यान में रखते हुए भी, और अभी आज जैसे योजना के प्रावधानों के अनुसार आप देखेंगे तो हर ब्लॉक में, हर तहसील लेवल में कम से कम एक बंदा बीमा कंपनी का वहाँ होता है, जो कि जैसा 3 साल का आप अलॉटमेंट है एक डिस्ट्रिक्ट, तो आप समझ लीजिए अगर एक जिले में 10 ब्लॉक हैं और एक जिला लेवल पे हो गया तो 11 बंदे किसी भी कंपनी का आपको उस जिले में मिलेगा। उसका मोबाइल नंबर वगैरह आप देखेंगे तो pima.gov.in पे वहाँ भी अवेलेबल है, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में वहाँ भी अब मौजूद है, और संबंधित बीमा कंपनी का जो वेबसाइट है वहाँ भी उसका नंबर मौजूद होता है। तो कोई भी किसान चाहे तो डायरेक्ट उस बंदे से बात करके अपनी समस्या का निवारण कर सकता है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो भारत सरकार ने जो पोर्टल बनाई है वहाँ पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। किसान भाई चाहें तो सीधे बीमा में जुड़ना चाहें तो इस पोर्टल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जी। इसलिए तमाम सुविधाएं हैं और धीरे धीरे फिर भी गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है इसमें सुधार की। भारत सरकार का भी एक एग्री इंश्योरेंस ऐप है जिसके माध्यम से भी आप ट्रैक कर पाएंगे। और हमारी चूंकि देखिए इसमें बहुत सुधार हुआ है, पहले अब सीधे हम लोग बैंक खाते में अभी पैसा पहुंचा रहे हैं, तो ये ट्रैकिंग सिस्टम आ रहा है पूरा, जिसमें हर एक चीज़ों को आप आवेदन करेंगे और जब आप आवेदन करेंगे और जब तक का भुगतान आपका हुआ है वो सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म जो फसल बीमा पोर्टल बनाया गया है उस पर उपलब्ध है। तो धीरे धीरे हम दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। किसान भाई के पास पहले स्मार्टफोन कम हुआ करते थे, अब तो हर एक घर में पहुंच गया है। तो ये टेक्नोलॉजी जितना टेक्नोलॉजी का विकास होगा, विकास हो रहा है, उसमें हम लोग योजना को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता ले पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाए हम उनके चीज़ों के लिए, जिसमें कोई टाइम बाउंड ना हो कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम ऑफिस जाएंगे तो 10 बजे से 4 बजे तक रहेंगे, वो सारे चीजें बंधन से मुक्त होगा। बिल्कुल, अब चीजें पेपरलेस करने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग रहे, आप बाहर कम से कम निकलें, तो ज़्यादातर इसीलिए चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि सब चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं और इसीलिए आप बता रहे हैं कि इस तरह के माध्यम में प्लेटफॉर्म है जिससे किसान हमारी जानकारी ले सकते हैं। कृष्णवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा ये सुझाव है कि हर जगह ब्लॉक का ऑफिस है और ब्लॉक के ऑफिस में पूरे उस ब्लॉक के गांव के किसान जो है वहाँ आते हैं।
और वो जानकारी के लिए भी आते हैं, समस्याओं के लिए भी आते हैं। तो यदि इंश्योरेंस कंपनी अपना एक एजेंट ब्लॉक में बिठा दें, आपको कोई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन नहीं होगा। और दूसरा ये है कि जितने ब्लॉक हैं उनकी जिम्मेदारी के लिए एक दिन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हर जगह पर जिलाधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और प्रत्येक जिलाधिकारी चाहता है कि किसानों का फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले। हाँ, मेरी कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई अलग अलग प्रदेश में, वो चाहते हैं कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां जरूर बैठे जी। तो इसमें पहले जो शिकायत थी आपकी 1 साल की थी, सरकार ने, भारत सरकार ने 3 साल किया है, वो समाधान कर दिया है। तो आप इसमें करिए, जिससे अभी 6 करोड़ से नहीं 14 करोड़ 30 लाख किसान हैं इस देश के अंदर, और पशुपालक अलग हैं, दूसरा मुर्गी पालन अलग है, मछली पालन अलग है। तो इस सब में भी आपको आगे आना चाहिए, मेरा सुझाव। और पशुपालक किसानों के लिए जो है आप खास तौर से सामने आइए। वो कष्टदायक परिस्थितियां वो देख रहे हैं बीमारियों की वजह से, और उनका नुकसान हो रहा है। और वो जो स्लैब आपने टैपिंग कर रखा है पशुपालकों के लिए, उस टैपिंग को भी हटाना पड़ेगा। आज पशु उस कीमत में किसान को अच्छा दूध देने वाला नहीं मिलता। तो ये मेरे सुझाव है। चलिए, कुछ सुझाव हैं आपके और उन सुझावों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा। और ब्रेक के बाद हम ये भी समझेंगे कि जो किसानों की कई बार शिकायत होती है कि मुआवजा मिलने में पूरा एक सीज़न निकल जाता है और अगले सीज़न की तैयारी तक उन्हें पैसा नहीं मिल पाता, मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो किस तरीके से तकनीक इसका समाधान है, कैसे तकनीक का इस्तेमाल इस दिशा में किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आंकड़े सरकार के पास पहुँच सके, कंपनियों के पास पहुँच सके और उसी के अनुसार मुआवजे का हमारे किसानों को भुगतान किया जा सके। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे विचार विमर्श। छोटा सा ब्रेक। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर और चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि साहब अभी देखा आपने, कृष्णवीर जी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, कुछ बातें बताई हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको लेकर किस तरह से स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि मुआवजा जल्द से जल्द मिले हमारे किसानों को, क्योंकि देखिए खेती किसी का इंतजार नहीं करती है। मौसम बदलेगा, आपका सीजन निकल जाएगा और अगली सीजन तक किसान के पास कुछ होता नहीं है। तो ये मुआवजा सही समय पर पहुंचे, इसके लिए सरकार तकनीक पर भी काफी काम कर रही है। आप ग्राउंड लेवल पर किस तरह की चीजें देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी उसमें मैं ओवरऑल बता रहा हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी, जैसे टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल है, तो वो बहुत यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में बेसिकली। ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो कंपनसेशन अगर टाइमली ना मिले तो पूरा फ़ायदा जो होता है इंश्योरेंस का वो खत्म हो जाता है। तो वो एक उस एरिया थोड़ा चैलेंजिंग एरिया है, क्योंकि आप जानते हैं जो कंपनसेशन कैलकुलेट करना वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये कोई ईजी नहीं है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा सा इजी होता है, बट इसमें तो इतना कॉम्प्लेक्स है, कितना भरपाई हुआ, कितना यील्ड लॉस है। तो वो ड्रोन बहुत सारा टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन है और इतना सारे कंपनीज उसमें काम करी टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन में। ड्रोन पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, इतना सारे जगह में, सब जगह में फिजिकल प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं। ड्रोन थ्रू आप एसेस कर सकते हो कितना क्रॉप लॉस है, और एग्रीकल्चर को एड देने में, मतलब इनपुट्स प्रोवाइड करने में भी ड्रोन यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर से लेके। तो वो सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की जरूरत है। हालांकि यूज़ होना शुरू हो गया है। मैं जैसे पहले ही बताया था कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये बहुत इवॉल्व कर रहा है। जैसे जैसे फीडबैक आ रहा है स्टेट्स के थ्रू, ऐसे ऐसे इवॉल्व हो रहा है। तो ये ऐसे ही इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इवन ही आप देखोगे अब तक 70 साल के आज़ादी के हम लोग बोलते हैं कि उसी में भी हमारा लाइफ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस ऑल्सो इज नॉट एडिक्वेटली कवर्ड। अभी भी इंडिया इंश्योरेंस के जब आता है थोड़ा सा हिचकिचाहट सब करते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा प्रीमियम देने के बाद। तो उसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि फ़ायदा है कि आपको कवरेज मिलता है, और एग्रीकल्चर उनका बिजनेस है, लाइवलीहुड है। अगर जितना अच्छा कवरेज मिलेगा उस हिसाब से, जैसे अभी कार खरीदते हैं, कार के साथ इंश्योरेंस आता है, मतलब इंश्योरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें कल कुछ हो जाए तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। तो ये भी वैसे ही है, क्योंकि बट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप बताओ वो सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स
बारिश हो गया वो, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन, आप पूरा विश्व में इस सब टेक्नोलॉजी का यूज़ शायद हम ही लोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, इवन हार्डवेयर में भी। तो मैं सोचता हूँ ये सब। सुधाकर जी, आप क्या बताना चाहेंगे तकनीक के बारे में कि किस तरह की तकनीक इवॉल्व हो रही है? जैसा कि दास साहब ने भी बताया और सुनील जी भी बता रहे हैं कि अभी जो मुख्य कार्य किया जा रहा है वो तकनीक के ऊपर ही किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आपके सामने सही आंकड़े नहीं होंगे, सही तस्वीर नहीं होगी, तब तक आप उस योजना को और सुगम नहीं बना पाएंगे। तो तकनीक ही अभी फोकस है। देखिए, आपका ये बहुत ही उचित प्रश्न है। अब जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि योजना कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो पहले सारा काम हम पेपर के माध्यम से करते थे। बीमा करना है तो ये कागज़ भरिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए, और उसके बाद सारा इकट्ठा होकर डेटा पंच इकट्ठा करते थे। आज देखिए क्या है, हमारे पास पोर्टल है भारत सरकार की, सारा सिस्टम इनरोलमेंट सारा ऑटोमेटिक हो गया। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जिससे कि उपज आंकड़े निर्धारित किए जाते हैं, पहले सारा मैनुअल भरा जाता था, उसके बाद आती थी, अब सारा ऑटोमेटिक जो है ऐप के माध्यम से सिस्टम से जा रहा है। तो वहाँ हमारे पास 1-2 महीने का समय बच रहा है क्लेम जल्दी बांटने के लिए। और जो अभी हमारा जो पेन पॉइंट है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, जो फसल कटाई प्रयोग जिसे मैनुअली किया जाता है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसको किस तरह से हम स्ट्रीमलाइन करें कि अगर जहाँ 4 की ज़रूरत है हम अगर 1 से काम कर लें, तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रायोगिक स्तर पर चल रहा है कि जो एक तरह के जो खेत हैं उनको हमें 5 जगह एक्सपेरिमेंट ना करके हम 1 जगह कर लें, और जहाँ ज़्यादा वेरिएशन है वहाँ ज़्यादा जगह करें। तो इस तरह से कम एक्सपेरिमेंट में हम जल्दी दे सकते हैं। इस पर भी काम चल रहा है। और दूसरा है सैटेलाइट माध्यम। सैटेलाइट के माध्यम से हम फसल को ऊपर से देख पाते हैं कि उसका ग्रीनरी कैसा है, जिसको हम NDVI कहते हैं, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, उसको वेटनेस इंडेक्स कहते हैं। तो इस तरह के इंडेक्स के माध्यम से हमें पता लगा सकते हैं कि आपकी उपज में कितनी कमी रही होगी या कितनी होगी। तो उसके आधार पर हम जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट करने का पोजीशन में होते हैं। जी सुनील जी, एक सवाल और मेरे मन में उठा कि अभी आप किन राज्यों के किसानों में ज़्यादा बीमा को लेकर जागरूकता देख रहे हैं, या फिर ये कहें कि वहाँ पर उन्हें क्लेम जल्दी मिल जाता है, या वहाँ पर ऐसी आशंकाएं ज़्यादा रहती है? क्योंकि हम खास तौर पर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ की तस्वीर अलग रहती है, मैदानी इलाके अलग है, पूर्वोत्तर राज्य हैं वो अलग रहते हैं, और क्योंकि ये अपने अपने राज्य का भी मसला रहता है। तो किस तरह की तस्वीर है इसको लेकर? देखिए, फसल बीमा योजना में लगभग जो है हम लोग जो 2 महीने का जो समय रखे हैं कि फसल कटाई के बाद 2 महीने में भुगतान हम लोग सुनिश्चित कर दें। तो 2 से 3 महीने लग रहे हैं, अभी हम सुनिश्चित हो गए। लेकिन जहाँ कुछ राज्यों में जहाँ जैसे सब्सिडी राज्य सरकार नहीं दी है, केवल वहीं थोड़ा सा डिले होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे आपका प्लेन एरिया हो, हिली एरिया हो। अब तकनीकी का समावेश हो चुका है, तो वो बहुत अंतर अब नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग अब फसल कटाई प्रयोग को जो ऐप के माध्यम से सीधे हम लेते हैं, तो जितने जो पहले गांव से जाता था ब्लॉक से जिला से राज्य से बीमा कंपनी के पास जो 1 साल लग जाते, तो वो सब समाप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब वैसे नहीं है, केवल जो है जहाँ जहाँ इल्ड डेटा जल्दी राज्य सरकार उपलब्ध करा देती है, वहाँ अब जल्दी से जल्दी भुगतान हो रहा है। 2 ही दायित्व है राज्य सरकार को, जो अगर सही टाइम पर हो गया तो इल्ड डेटा देना, और उनके वित्तीय दायित्व के अनुसार जो सब्सिडी है उसके आधार पर होना। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग एक सुनिश्चित करते हैं कि जहाँ आपदा आए हैं, जैसे आपका लोकलाइज कैलेमिटी है, मिड सीजन एडवर्सिटी है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, उसकी जैसे ही हम लोग का ट्रिगर होता है, तुरंत हम लोग कमेटी बनाते हैं और मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं। तो हमारा वीकली मॉनिटरिंग तो सभी स्टेक होल्डर के साथ होता है, और 1-to-1 डेली होता है। तो हम लोग बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो, कहीं जो किसान को जब मिलना चाहिए तो तुरंत मिल जाए। तो ये हम लोग पूरा इसमें योजना में मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हम लोग डेली लगे रहते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी भी लगे रहते हैं, बीमा कंपनी के भी हैं, बैंक्स के भी हैं। हम लोग सारे इनपुट लेके सारे जहाँ भी त्रुटि होती है किसी तरह के लिए, तो हम लोग तुरंत उसके लिए एक प्रावधान बना हुआ स्कीम में कि तुरंत आप 1 सप्ताह के अंदर इसको एक्सेप्ट करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर कोई अगर त्रुटि है तो इसको लाएंगे, और तुरंत हम विचार करके चीजें जो है, जो पूरा तरीका है उसे और पारदर्शी लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो खामियां हैं उन्हें समझा जा रहा है, उन्हें ये नहीं कि उन्हें नकारा जा रहा है, और उन खामियों को, उन लूप होल्स को समझते हुए उनको दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि योजनाओं में सुधार भी समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो मैं चाहूंगी कृष्णवीर जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों से?
मेरा किसानों से, भाइयों से निवेदन ये है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी ज़्यादा बारिश है, कभी ये दूसरा नुकसान है ख़ासतौर से बेमौसम का, तो उससे फसलों को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा कवच है ये इंश्योरेंस करना, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फसल बीमा योजना को जो स्वैच्छिक कर दी गई है इसको अपनाएं। इसी में किसानों का भलाई है, क्योंकि केंद्र सरकार अपना जो पैसा देना होता है आपको वो जल्दी से जल्दी भुगतान करती हैं अपनी तरफ से, और सिर्फ ये है कि प्रदेश सरकारों की इसमें भागीदारी है, कितना नुकसान हुआ है। और इसमें तो केंद्र सरकार ने तो एक और भी योजना की, सैटेलाइट सर्वे करा रहे हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इसका परिणाम अच्छा मिलेगा और अच्छा मिल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णवीर जी, तमाम बातें आपने किसानों की यहाँ पर रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। ये भी बताया कि कौन कौन सी कमियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और आशा करते हैं कि जो आशंकाएं थी किसानों के मन में वो जरूर आज के कार्यक्रम के बाद दूर हुई होंगी। और अगर अभी तक आपने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है, यानी रबी सीजन की फसल का बीमा नहीं करवाया है, तो जरूर करवाएं। अपने क्षेत्र की जो अंतिम तारीख है उसके बारे में पता करें और इस बीमा से जुड़े इसका लाभ लें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। विचार विमर्श के नए अंक में नए मेहमानों के साथ और नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम और डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक भी करें। तो यहाँ लेंगे इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे विचार विमर्श के नए अंक में। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत उत्पाद विशेष के पैदा होने की जगह को बताता है। अच्छी क्वालिटी का है पैमाना, रोकता है उत्पादों की नकल। दार्जिलिंग की चाय को मिला था पहला जीआई टैग। केसर, काला जीरा, ब्लू पॉटरी और कंदमाल हल्दी को भी मिला जीआई टैग। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है।
ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान, बदलते भारत की शान।